आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस बार पेट्रोल में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। डीजल भी 35 पैसे लीटर महंगा हुआ है। No relief for Aam Aadmi from the fuel shock inside. Fuel prices continue to skyrocket. 10 दिन हो गए आज, 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लोग बाग पूछ रहे हैं कि भाई ये राज क्या है? चुनाव में रेट बढ़ते नहीं, उसके बाद थमते नहीं। सरकार से पूछो, कहेंगे कि कंपनियां बढ़ाती हैं। कंपनियों से पूछो, कहती हैं मार्केट चढ़ाता है। कोई कह रहा था कि तेल हम बाहर से खरीदते हैं इसलिए महंगा है, तो कोई पूछ रहा है हम अपनी जमीन से क्यों नहीं निकाल लेते? तो तेल का ये जो खेल है इतना सरल कहाँ। तेल निकलता कहीं है, उससे पेट्रोल डीजल बनता कहीं है, बिकता कहीं और है, तो खरीदते जाने कौन कौन है। आज भारत में तेल के इस खेल को समझने के लिए पढ़ाकू नितिन में बैठ की जमी है ऋचा मिश्रा के साथ। ऋचा ने 2.5 दशक से ज्यादा वक्त तक बतौर पत्रकार ऑयल बीट कवर की है और अब ब्लूम्सबरी से उनकी नई किताब आई है अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी। ऋचा से पूछेंगे कि कौन थे केडी मालवीय जिन्होंने भारत की ऑयल स्टोरी लिखने की शुरुआत की। ओएनजीसी ने क्या कमाल किए हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभालना कितना मुश्किल काम है, किसने कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमत तय करने के अधिकार दिए, और आने वाले दिनों में क्या हम तेल के दाम गिरते देखेंगे। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो ऋचा जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बीटिंग द हीट जिसको बोलते हैं, दाम इतना बढ़ा है कि बीटिंग द हीट। अच्छा, लेकिन आपका ना आज जब मैं परिचय पढ़ रहा था, आपकी किताब आई है जो ब्लूम्सबरी से अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, उसमें आपका परिचय बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा परिचय है और उसमें लिखा है टुडे नथिंग एक्साइट्स यू मोर देन द ऑयल प्राइस मूवमेंट। तो क्या इतना रोमांचक है प्राइस के ऊपर नीचे जाने में? हमें तो उसमें बस यही दिखता है कि भाई अब मेरी गाड़ी इतना एवरेज देती है, अब 1 लीटर भरवाऊंगा तो इतना ही दे पाएगी, महंगा हो गया सब। आपको क्या एक्साइट करता है जब आपको ये खबर मिलती है ऊपर नीचे हो गए दाम? तो सबसे पहले तो बिग हेलो टू यू कि आपने इतना कुछ तो एक्साइट किया कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज क्या है कि मुझे इतना एक्साइट करता है। इसका एक वजह है और ये थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जब मैं पत्रकार बनी, जब मैं जर्नलिज्म में आई, तो उस समय मैं मेरे लिए ऑयल था, मेरा घर का खाना बनाने का तेल, गाड़ी का ईंधन बढ़ने का तेल, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं जब धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में भी मेरा जो पहला बीट था वो था कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस। मतलब रिपोर्टर एज अ पत्रकार मैं पूरी वहीं पे ऑलमोस्ट 10 साल मैंने उसमें बिताए। उसके बाद मुझे एक दिन बोला गया कि भाई अब आप घुस जाइए, तो मैंने बोला ठीक है घुस जाते हैं, इसमें क्या है। एक चूंकि बैकग्राउंड था कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कवर करने का, और ये जो मंत्रालय है ना इतना एक्साइटिंग है, जो व्यक्ति पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कवर नहीं किया, मैं बोलती हूँ उसको वो उसका जर्नलिज्म अभी अधूरा है। और उसकी वजह है यहाँ पे पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कॉर्पोरेट वॉर है, यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे आम आदमी है। तो आम आदमी में भी घर वाला है, रिक्शा वाला है, गाड़ी वाला है, सब एवरीवन, मतलब हर तबके के लोग इन्वॉल्व हैं। यही नहीं है कि एक है। अच्छा, नेता हो उसके लिए भी यह सबसे जरूरी है क्योंकि उसका तो वोट इस पे निर्भर करता है। तो मैं जब कह रही हूँ नथिंग एक्साइट्स मी मोर देन ऑयल प्राइस, क्योंकि जब हम लिखते हैं, मान लो अभी हम जैसे लिख रहे हैं कि 3 रुपए बढ़ गया, 4 रुपए बढ़ गया, हम देख रहे हैं कि 2024-25 में जब इलेक्शन होगा तब क्या होगा, क्योंकि इसका असर पड़ेगा।
सो इसका बड़ा एज अ मतलब जर्नलिस्ट, कहानी बस इतनी नहीं है कि भाई बढ़ गया या घट गया, बल्कि हाँ, कहानी जो उसके पीछे है बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ बिल्कुल। और जिसे वो पता होती है वो तो पत्रकार ही होता है। बस तो अब आप समझे कि हमें एक्साइटमेंट कहाँ से आती है। लेकिन अच्छा, आप लोग जो हैं जिन्होंने पत्रकारिता खासकर इस बीट में की है, कितना बता पाते हैं, कितना छिपाते हैं? ना ये ना बड़ा अहम सवाल भी है, क्योंकि ये एक ऐसा बीट है जिसमें कि आपकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आपको मतलब बहुत थिन लाइन है, आप डगमगा सकते हैं किसी भी वक्त, कभी भी। स्टेक्स बहुत हाई रहते हैं। और थोड़ा ट्रांसग्रेस करूंगी कि जब हम कर रहे थे फुल टाइम इस बीट को, इस सेगमेंट को, तो उस समय हर अखबार से महिला थी। इकोनॉमिक टाइम्स से, बिजनेस स्टैंडर्ड से, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, बिजनेस टाइम्स से, हम सब विमेन थे। तो इतना हार्ड कोर सीरियस सेगमेंट, एंड सारे जो टॉप पेपर्स हैं, जो जितने भी हैं कॉम्पिटिटर्स, सब विमेन थे। बट आई डोंट नो, उसका तो दूसरा एक डिबेट भी हो सकता है कि विमेन आर बेटर देन मैन या क्या। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इसमें बहुत डिफिकल्ट है अपने इंटीग्रिटी को सस्टेन करना, क्योंकि आप बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, बहुत आसानी से। और हम सब ह्यूमन हैं, इसलिए हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग सब ह्यूमन हैं, हम लोग सब इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं इजीली। तो जब ये सेक्टर कोई करता है तो मतलब आपके कैरेक्टर का स्ट्रेंथ भी बड़ा टेस्ट होता है इसमें। और अच्छा, जर्नलिस्ट के साथ ये चुनौती हमेशा रहती है कि उन्हें पता ज्यादा भी होता है बहुत बार, और उन्हें जितना बताना है ये उन्हें तय करना पड़ता है। और और किस तरह से किस और तरह जब ऑयल की बात हो, जहां प्लेयर्स इतने बड़े हैं, सरकारें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, और अब तो जियो पॉलिटिक्स, इनिशियली तो नहीं थी, अब तो वो भी, तो ये टफ है तय करना कि भाई पता ये है, ये बताऊं ना बताऊं वगैरह। लेकिन तेल इतना इंपॉर्टेंट है क्यों ऋचा जी? दुनिया के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। खासकर यूरोप या अमेरिका को हम देखते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं जब भी तेल की बात आती है, उन्हें हम ज्यादा परेशान देखते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त है प्रकाश केरे, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार है, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो किसी विषय पर बात करते हुए बोले मुझसे कि आप ये देखिए, इराक में अभी अलग अलग कबीले राज करते हैं, एनार्की है, लेकिन अमेरिका की जो कंपनियां हैं तेल की, उनका सब ठीक है, वो कबीले भी इस मामले में कोई प्रॉब्लम में नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग है एकदम। अकेली एक वो चीज है जो बिना किसी डिस्टरबेंस के चल रही है, जिस कबीले का जहां राज है, उनका जहां तेल निकलता है, वो आराम से दे रहे हैं, वो आराम से खरीद रहे हैं। तो तेल का खेल इतना बड़ा, इतना गहरा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आम आदमी के नजरिए से मैंने समझ लिया, मैं देशों के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो इसलिए है, ये आज से नहीं है। हमारे जितने भी वॉर्स में हैं वो कॉमर्स के ऊपर हुआ है, और जिसके पास तेल है उसके पास माइट है, उसके पास वर्थ है। एक समय था, अभी थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हो गया। एक समय था कि जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे वो एक ही जगह पे थे। आज उसकी ज्योग्राफी जो है बढ़ गई है, उसकी ज्योग्राफी बिल्कुल बदल गई है। तो पहले एक समय था कि सिर्फ आपका जो अरब कंट्रीज हैं वहां पे था। आज आपका यूएस भी प्रोड्यूस करता है, जो कई जगह आपको गैस ऑस्ट्रेलिया में भी है। अफ्रीकन कंट्रीज भी काफी आगे आगे हैं। तो आज जब वो ज्योग्राफी बदल गई है, तो अब एक वो नहीं है कि मोनोपोली है कि हम ही हैं प्रोड्यूसर्स, अभी सभी हैं। अच्छा, दूसरा है कि एक बार पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं, वो लत लग गई, इजी मनी आ गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। हमारे ही देश में देख लीजिए, जो हमारी कांस्टेंट लड़ाई हो रही है रिटेल प्राइसेस के लिए, वो क्यों हो रही है? क्योंकि ना ही केंद्र सरकार ना ही आपकी राज्य सरकार जो है वो टैक्स जाने दे रही है। दोनों में से कोई टैक्स घटाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इजी मनी है, उनको तो कुछ नहीं करना है, उत्पादन कोई और कर रहा है, पैसे हम और आप भर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्ची काटी, रेवेन्यू कलेक्ट कर लिए। तो फिर आराम से घर बैठे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो फिर आप उसको क्यों जाने देंगे? तो तेल के संग हमेशा ऐसे ही होता है।
दूसरा है कि अगर आपके पास है और आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल की जरूरत है, आपका डिपेंडेंस है देश भर में लोगों का, तो आप उसको यूज करते हैं ना। कोई चीज आपका अगर बन जाता है, आज रशिया से लेटेस्ट सिचुएशन अगर नहीं, रशिया से पंगा चल रहा है बाकियों का, लेकिन सबको आप देखिए बड़ा गार्डेड रह रहे हैं, बड़े कॉशियस रह रहे हैं, क्योंकि अगर रशिया अपना टैप बंद कर दे तो पूरा यूरोप का बहुत सारा देश जो है ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि गैस उन्हीं के यहाँ से जाता है। सो इट इज ऑयल एंड गैस। ईरान के संग जो लड़ाई हुई वो इसीलिए हुई, इराक, वही वजह है। तो मतलब कारण कुछ भी बता दें, लेकिन उसमें जो अंतर्निहित है असली लक्ष्य वो ये है कि भाई हमें सस्ता तेल मिलता रहे, हमारी कंपनियां फैक्ट्रियां चलती रहें और सरकार को टैक्स के तौर पर इजी मनी मिलता रहे। कौन ओन करता है उसको, उसका माइट हो जाता है ना। आज यूएस जो भी कर्ज पा रहा है, उसका एक और रीजन है कि उनका उत्पादन कितना बढ़ गया, उनका शेल ऑयल ये सब का उत्पादन इतना बढ़ गया कि उनको मार्केट चाहिए। उनको मार्केट कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है। उसी तरह और भी बाकी कंट्रीज हैं जो कि बड़े मार्केट्स हैं, कंज्यूमिंग नेशंस जिसको बोलते हैं। तो वो क्यों जाने देंगे अगर आपको इंडियन मार्केट मिलेगा तो? उनको भी तो अपना बेचना है। जिनके पास है उन्हें खरीदार चाहिए, और जो खरीद चाहते हैं उन्हें बेचने वाले चाहिए, और इसकी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे जो सवाल है वो हर हिंदुस्तानी के दिल में जरूर आता होगा, खासकर तब जब हमें पता चलता है कि हम लोगों को पेट्रोल डीजल जो है वो इसलिए महंगा खरीदना पड़ रहा है क्योंकि ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें किसी और से खरीदना पड़ता है। क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल नहीं बन सकता? बहुत लोग पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? बात यह है कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल बनता है। इनफैक्ट हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो पेट्रोल डीजल का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लेकिन जो रॉ है, द क्रूड ऑयल है, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो फिर उसको तो इंपोर्ट करना ही होगा। हम पेट्रोल डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उतना नहीं, बहुत कम। हमारे रिफाइनर्स बहुत फैंटास्टिक है और हमारे रिफाइनरी कैपेसिटी तो वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएटेड है। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर मेन चीज उत्पादन ही नहीं होगा, हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमको गैस भी, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी, हमारी टोपोग्राफी ऐसी नहीं है कि हम ज्यादा उत्पादन कर पाए। और दूसरा है कि हमने शुरू से ही उतनी दिलचस्पी दिखाई नहीं, मतलब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसकी कई तो वजह। जहाँ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं का तो मतलब ये है कि हमारे पास कच्चा माल तो है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उस पर भी काम नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आपकी किताब में एक शख्स का जिक्र है और उनको हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपने परिचय कराया केशव देव मालवीय साहब का। बिल्कुल। जो केडी मालवीय साहब के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं वो, है ना? तो वो जो कहानी आपने कही है उनकी, और जो मेरा सवाल था ये मिलता जुलता ही है कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत है भी, हम उसके प्रोसेस तक नहीं पहुंच पा रहे, हम वो कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे और कितना कर रहे हैं वो तो मैं पूछूंगा ही आगे। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ आप जरा केशव देव मालवीय साहब का जिक्र जरूर करें, जिन्होंने आजादी के बाद इस तरफ दिलचस्पी दिखाई कि हम भी जो है तेल उत्पादक देश के तौर पर खड़े हों। देखिए, उसमें आप देखे होंगे कि मैंने दो आज के प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री दोनों को मैंने दिया है, और हमारे बीच में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एनर्जी पे फोकस किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। प्रॉब्लम क्या हो जाता था या हो गया था कि बेस तो बना दिया, हमें ओएनजीसी मिला, प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, हमें मुंबई हाई हुआ, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या था ना, आप जैसे एनालॉजी ड्रॉ करिए, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो सचिन ने एक छक्का मार दिया तो क्या हम उसी पे खुश हो जाएं कि सचिन एक मार दिया ना, कि हम वेट करें कि सचिन नेक्स्ट बॉल पे भी छक्का मारे और फिर नेक्स्ट पे भी और नेक्स्ट पे भी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन वो होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ इस सेक्टर में कि हमने एक बार तो छक्का मार दिया, हमने मुंबई हाई बना लिया, उसके बाद होना चाहिए ना कि और
तो हम उसी एक को पूरा स्क्वीज आउट कर लिए और आज भी करते जा रहे हैं। मुंबई हाई बेसिकली, जिसको पहले बम्बई हाई कहते थे, बॉम्बे हाई कहते थे, ओएनजीसी का जो है। ओएनजीसी ने एक बड़ी खोज की थी, जो उस पर मैं पूछूंगा आपसे कि ओएनजीसी के हिस्से में क्या है। हाँ, तो वो हो गया, तो उसके आगे फिर हमें बढ़ना है और करना है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि अगर एक होता, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर चीज में पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बार बार हम लोग का एक आर्गुमेंट रहता है कि एनर्जी को, कॉमर्स को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। अब जैसे आपने अमेरिका की बात की थी, अभी अमेरिका क्या करता है, अभी जब ट्रम्प भी आए थे तो वो एलएनजी डील्स करने वाले थे हमारे संग। इनफैक्ट बाय चांस हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास थे और मैंने उनसे पूछा, वो मेरा सवाल था उनसे कि आप एलएनजी डील स्ट्राइक करने आए थे, उसका क्या हुआ, न्यूक्लियर का क्या हुआ, बिकॉज वही सब बात तो वही हो रही थी कि ये होगा ये होगा ये होगा। तो वो बोले हाँ हम करना तो चाहते हैं, होगा, लेकिन इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया का डील अच्छा हम उस समय कहेंगे जब हमें सस्ते दाम पे कोई मिले, नहीं तो हम ऑल द वे यूएस से कोई चीज लाए और बगल में वही चीज अगर हमको कतार या ईरान या सऊदी दे रहा है तो हम बगल से क्यों नहीं माल उठाए। अभी जैसे रशिया की बात हो रही है, रशिया बगल में है ना, तो हम वहां से ना कि यूएस से लेके आए, जो कि कॉस्ट मेरा हायर हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ लगा के। उन्होंने जो जवाब दिया वो सिर्फ उन्हीं का जवाब नहीं, जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में सबका यही जवाब रहता है, कमर्शियल डील इज बिटवीन टू कंपनीज। तो जो कॉमर्स की बात है वो कॉर्पोरेट्स डिसाइड करेंगे, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे। तो वही मेरा कहना है कि हिंदुस्तान वैसा क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों इंटरफियर करते हैं कॉमर्स में। तो अगर ओएनजीसी इतना बड़ा पीएसयू है, कुछ कर रहा है, तो उसका उद्देश्य है तेल और गैस ढूंढना और उसका उत्पादन करना। तो ओएनजीसी को वही करने दिया जाए ना। आप ओएनजीसी को बोलेंगे इतना तुमको एम्प्लॉयमेंट करना है क्योंकि तुम पीएसयू हो, क्योंकि तुम सरकारी भी हो, हाँ, तो तुमको इस समय ये फंक्शन में प्रचार भी करना है, तुमको ये भी करना है वो भी करना है, और बहुत सारे काम लगा दिए उसके साथ। तो वो सब कुछ बेचारे कर रहे हैं पर ये नहीं कर रहे। और जिन केडी मालवीय साहब की बात मैं कह रहा था, जिनके बारे में आप अभी और शायद बताएंगे, वो वही है जिन्होंने ओएनजीसी बनाई, जो पहले ओएनजीडी था। और ओएनजीडी को सशक्त करने के लिए फिर उसे संसद में जाना पड़ा, संसद में मतलब मंत्रालय को लाना पड़ा और एक कानून बनाना पड़ा, उसे सशक्त बनाना पड़ा, और फिर वो ओएनजीसी हुआ, जो जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो उतनी क्षमता से काम नहीं करता जितनी क्षमता से उससे मतलब उम्मीद है करने की। तो केडी मालवीय साहब के बारे में बताइए थोड़ा सा, फिर ओएनजीसी पे आऊंगा। हाँ, तो केडी मालवीय की कहानी है ये कि और वो क्रेडिट जाना चाहिए पंडित नेहरू को कि उन्होंने सोचा कि एक अलग मंत्रालय होना चाहिए, एक मंत्री होना चाहिए जो कि ये संभाले, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। विजनरी ये केडीएम उनको केडीएम भी कहा जाता है, वो इसलिए हुए कि वो सीखने के लिए तैयार थे कि ये क्या है। उनकी पढ़ाई लिखाई भी थी इसी में थी। अच्छा, फिर क्यूरियोसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यूरियोसिटी इसमें है क्या, हम कैसे करेंगे। और अगर आप देखें तो रूस के संग हमारी रिलेशनशिप जो है वो उसी समय से चल रही है, वो हमेशा हमारे संग रहे हैं इस सेक्टर में। तो एक मंत्री आया जिसको क्यूरियोसिटी थी, जो कि करना चाहता था और रिस्क लेने के लिए तैयार था। ये मंत्रालय ही है उसके लिए जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार है। अभी जब से मैं ट्रैक कर रही हूँ ये सेक्टर में, आपको बताऊं, जो भी मंत्री बनते हैं उनका फोकस रहता है गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल। अगर आप सप्लाई साइड को नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर डिमांड को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिक इकोनॉमी का सब्सटेंस है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिमांड साइड पे पूरा ध्यान दे रहे थे।
कहाँ से आएगा कि दाम कम रहे? जितना आप लोकली प्रोड्यूस करेंगे उतने कम दाम में आपको सामान मिलेगा। तो वहां पे मुझे लगता है कि हम लोग आराम फरमाने लगे कि एक हो गया ना, अब देखते हैं। वो एपेटाइट, वो जो भूख है कि और करना है और करना है। और जैसे मैंने बोला, आपको शुरू में भी बोला कि ये यहाँ पे ना ये बड़ा डायनेमिक सेक्टर है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना। तो केडीएम भी बेचारे कंट्रोवर्सी में आ गए थे। तो मैंने मेंशन भी किया है कि उनका भी एक मोमेंट आया जहाँ पे कि वो भी कंट्रोवर्सी में आ गए। उसी तरह हमारे और भी मिनिस्टर्स हैं जो कि आए, इस विभाग को संभालते रहे, वो फिर जो आग है उसकी तपिश से बचे नहीं, कभी ना कभी उन्हें जो है झुलसना पड़ा, हाथ झुलसे उनके। हाँ, तो केडीएम थोड़े मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगे क्योंकि उनका जो बाद में कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और बाद में काटजू के साथ भी काम किया, और फिर बाद में जो है केंद्र में मंत्री बन गए। वो जो है उस अप्रोच के नेता हैं जो एक नया भारत बनाना चाहते हैं। वो 50 के दशक में देख रहे हैं कि ये जो तेल का खेल है कितना बड़ा होने वाला है, हिंदुस्तान को इसमें उतरना चाहिए। तो वो नई चीजें भी कर रहे हैं, वो केवल निभा नहीं रहे अपनी जॉब, बल्कि नई नई चीजें कर रहे हैं, ओएनजीसी को बना रहे हैं। और बाद के दिनों में उनका रुझान थोड़ा नेहरू विरोधी है, बावजूद इसके नेहरू उनको बुलाकर अपने साथ रखते हैं कि इसकी पढ़ाई लिखाई भी है, इंटरेस्ट भी है, तो उसे इस काम में लगाया जाए। बट वही वो बोलेंगे, अगर वो विरोधी भी हैं तो वो तो हमारी डेमोक्रेसी का ब्यूटी है कि कोई बंदा जो है अगर अच्छा है, लेकिन अगर आपका विरोध कर रहा है तो आप, लेकिन फिर भी चूंकि वो अच्छा है आप रखे हैं। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको बोला कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, ईगो आ गया, पॉलिटिक्स आ गया। तो जहाँ पे आई पहले आ जाता है तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, अब ओएनजीसी, जो उन्होंने ओएनजीसी बनाया, उसके बिना तो बात अधूरी है। ये संस्था कब शुरू हुई, क्यों हुई, इसके खाते में क्या है, इसके हिस्से क्या है? इससे आज हम लोग जो भी हैं, हम लोग इसके वजह से हैं, बेस यही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि जितने भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें ज्यादातर इन्हीं के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ ट्रेनिंग पाते हैं, वहां पर बढ़िया सेवा देते हैं। तो अब ये भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वही लोग दूसरे जगह जाके प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ जब हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो जो ओएनजीसी का प्रॉब्लम है वो हमारे हर पीएसयू का प्रॉब्लम है। वो बाबूडम, वो ब्यूरोक्रेटिक, उस सब में इतने उलझ जाते हैं, झुलझ जाते हैं कि उनका जो मेन फोकस है वहां से वो परे हट जाते हैं। तो अगर इनको हम एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह, एक कंपनी की तरह, एक कमर्शियल एंटिटी की तरह काम करने दें तो ये बहुत ही अच्छा करेंगे। और ओएनजीसी, मैं फिर कहूंगी कि टैलेंट की कमी नहीं है, ओएनजीसी at the top है and ONGC can still do it। वो ऊपर कौन नेतृत्व कर रहा है उस पे बहुत निर्भर करता है। और जो मैं कह रहा था कि ये संस्था के खाते में क्या है, इसमें इसकी उपलब्धियां क्या हैं, इसकी अनुपलब्धियां क्या हैं इस तेल के खेल में? तो इसकी उपलब्धि है कि इसने तो हमें प्रोड्यूसिंग नेशंस के मैप पे यही लाया। ONGC, ऑयल इंडिया, ये लोग जो हैं हमें प्रोड्यूसिंग नेशंस, मतलब उस लिस्ट में हमारा भी नाम कि भाई भारत भी तेल पैदा कर सकता है। हाँ, वरना उसके पहले था नहीं। तो इन्हीं के वजह से हम लोग वहां भी आए। अच्छा, पहली बार कब पता चला भारत में तेल? वो तो बहुत पहले अंग्रेजों के समय हुआ। वो मैंने वो भी कहानी डाली है कि वो डिग बॉय कैसे आया, क्या हुआ। तो ये तो उस समय पता भी नहीं था कि ये क्या है। बहुत लोग तो वो स्लिपरी चीज देखे तो बड़ी चमत्कारी कहानी है। वो मैं चाहूंगा कि ऋचा जी की किताब में पढ़ी जाए कि कैसे पहली बार अंग्रेजों को पता चला कि भारत में भी तेल है। और हाथी का रोल क्या है, हाथी का रोल क्या है, इसीलिए और कमाल है कि उस जगह का नाम भी फिर इसी खोज पर पड़ा। और क्यों पड़ा वो भी एनेक्डोट है। तो इन लोग से हम ये नहीं ले सकते कि ये लोग नहीं करते हैं, इनको कंस्ट्रेंट्स हो जाता है। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि बीइंग अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बेचारे कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं।
ये करते बहुत हैं, इनके पास वेयरविदॉल है, इनके पास टैलेंट है, सब कुछ है, रिसोर्सेज है। जिसके पास सॉवरेन बैकिंग हो, जो उसको और क्या चाहिए? उनके पीछे सरकार खड़ी है, बिल्कुल, है ना। फिर भी नहीं हो रहा है, तो कहीं हम लोग का स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट है ना। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि केडी मालवीय जैसे मंत्री के बाद क्या कोई ऐसा मंत्री नहीं रहा जिसने ओएनजीसी को फ्री हैंड दिया हो? कोई नहीं रहा, मैं तो यही मानूंगी, जो मेरी रीडिंग रही है, बिकॉज पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हमेशा रहे। क्या चाहते हैं नेता? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आप दंगा हो जाएगा अगर ज्यादा हम लोग बोल देंगे कि नेता क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं, इतनी तो उम्मीद मैं इस देश से करता हूँ। इतनी डेमोक्रेसी तो है अभी, टू मच डेमोक्रेसी नहीं है इतनी। हाँ, बट क्या चाहते हैं नेता में पॉइंट ये है कि एक तो पहले आप ये समझें कि एक्सप्लोरेशन जो है वो हाई रिस्क हाई वैल्यू का वर्क है। मतलब खोजना बड़ा मुश्किल है और बड़ा महंगा है, रिस्क है, महंगा है, और आपको उनको वो वक्त देना है कि वो काम कर पाए। आप उनको हमेशा चेयरमैन ओएनजीसी जो होता है उसको आप हर दूसरे कार्य में अगर व्यस्त रखेंगे, उसका आधा समय मंत्रालय में जाएगा, आधा से अधिक समय, तो वो काम कब करेगा? वो काम कब करेगा? आप आधे से अधिक समय तो वो आप ही का काम करते रहते हैं ना। तो आप उनको वो उनका जो एक्चुअल काम है वो करने देना। फिर आप उनको बोलते हैं कि आपका प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स कितने होते हैं? हमारे पीएसयू के जो हेड होते हैं वो कोई डिसीजन अगर अपने ले लें तो उनको तो फियर ऑफ 3 C's रहता है। सीएजी है, सीबीआई है ना, फियर फैक्टर है ना भाई। वो आज कोई डिसीजन ले लेगा, कल को आप वो रिटायर हो जाएगा, कितने साल बाद आप उसको ढूंढ के निकालेंगे और बोलेंगे तुमने ये डिसीजन क्यों दिया? तो आप उसको कितना फ्रीडम दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसमें जो ये प्रोडक्शन वाला है, इसमें फ्रीडम बहुत जरूरी है, उनको उनका काम करने दिया जाए। लेकिन ओएनजीसी ने इतने 60-70 साल जब भी हुए, जितना हुआ, उसमें हिंदुस्तान में काफी कुछ खोजा है ना। काफी जगह तो तेल निकल रहा है। बिल्कुल, और मार्जिनल फील्ड्स भी निकाले, उसने काम किया है ओएनजीसी से। आप ये नहीं, मेन जगह कौन सी है ऋचा जी जहाँ तेल निकल रहा है हमारे यहाँ? वेस्ट कोस्ट तो है ही है, वेस्ट कोस्ट हो गया, मुंबई हाई, ये सब हो गया। मुंबई हाई जिसकी हम बात कर रहे थे, वो समंदर पे है एकदम। आपका असम रीजन हो गया, उधर ऑयल असम हो गया है। फिर आपका कैम्बे बेसिन हो गया, आपका कच्छ एरिया में भी अब मिल रहा है, एक कच्छ में भी है। अच्छा, तो उधर उस सब जगह है। ऐसा नहीं सुना राजस्थान में भी तेल है। राजस्थान में केन का है, वो जो चैप्टर केन का है किताब। केन जो है वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन उसने वहां पे निकाला। तो अब वो इसलिए निकाल पाया कि वो अपना डिसीजन खुद ले रहा था ना, वो अपना रिस्क खुद ले रहा था। यहाँ पे आप मैं वही बार बार कर रही हूँ कि अगर कोई जायंट लाइक ओएनजीसी है जो कि चैलेंज कर सकता है बड़े से बड़े कंपनी को, तो हमको उसको और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको पुल डाउन करते रहते हैं। नहीं तो मुझे फिर यही बताइए कि भारत में क्या सिस्टम है ऑयल निकालने का? कौन निकाल सकता है, किसको ठेका मिलता है, फिर बेचने क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सरल भाषा में बताइए कि क्या है ये। हाँ, तो हमारे यहाँ तो जब पॉलिसी बनी थी, हमें ना उसको एक कहते हैं कि हमें लास्ट मूवर एडवांटेज लिया। बाकी देशों में ऑलरेडी हो रहा था, तो हम सबका पॉलिसीज पढ़ के अपना पॉलिसी बनाए थे, जिसको कि NELP कहा जा रहा था। NELP जो हो गया नेल्प हो गया, अब जो हो गया हेल्प हो गया। हाँ, आपने लिखा उस पर। तो नेल्प बना, फिर हमने बड़ा सुंदर ऑक्शन मैकेनिज्म निकाला। इसकी बोली लगती है, बोली लगी, बिड्स आए,
लोगों ने बोली किस चीज की लगती है कि कंपनियां कहती हैं हम खोदेंगे हम खोजेंगे, हाँ, तो वो एरिया का अपना उन्हें पता होता है कि यहाँ पर तेल है, तो डेटा दिया जाता है, सरकार देती है। हाँ, डेटा अवेलेबल रहता है, तो डेटा लोग खरीदते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर उस पे बिडिंग्स होती है। अच्छा, तो रिस्क है, लेकिन अगर डेटा तो ठीक है, लेकिन अगर हमने खोदा नहीं हुआ निकला तो नहीं निकला तो फिर अच्छा, पैसा खत्म। ये है खेल, तो इसमें रिस्क है। तो वही मैं बोली ना, रिस्क है, मतलब इट इज एब्सोल्युटली आपका रिस्क। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप एक चैलेंज ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि हम ऑयल पे इससे बात कर रहे हैं। मान लो आप किए, एडिट किए, डाले और कोई सुना नहीं, तो वो तो आपका रिस्क हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी यही है कि एक रिस्क है। ये वाला आपने उदाहरण बढ़िया दिया, सचिन वाले से भी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, वो तो रिस्क है, चला तो चला, नहीं चला तो मतलब ये कि सरकार की तो एपेटाइट होती है, वो तो खोद ले, नहीं मिला कोई बात नहीं, जनता का पैसा था, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर तो बर्बाद हो जाए, हो ही रहे, इसीलिए लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप ये बताओ ना कि मुकेश अंबानी को BP लाने की क्या जरूरत थी? उसने तो इतना बड़ा गैस फील्ड निकाल दिया। क्या किया धीरू भाई अंबानी ने? लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल ने उन्हें अमीर बना दिया, उन्होंने क्या किया था? तो वो मैंने उसमें भी लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा बता दीजिए, ज्यादा बताइए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मुकेश जो है वो है, बट नहीं, इट इज एक्चुअली धीरू भाई अंबानी। और उन्होंने जो वो जामनगर को दिया है, वो उन्होंने पूरा बदल दिया है, कंट्री का जो डायनेमिक्स है पूरा बदल दिया है। लेकिन उनको रिस्क लेने का था, वो जानते थे कि रिस्क कैसे लिया जाता है। लेकिन मैम ये तो पहले सरकार करती थी ना ये वाला काम। हाँ, तो फिर सरकार वांटेड टू ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। सरकार फ्री में नहीं दे रही है ना। आप डेटा खरीद रहे हो, आप बिड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम इतना उत्पादन करेंगे, तो इस उत्पादन के बेस पे वो पॉलिसी फिर बाद में सरकार ने बदल दी। वो प्रोडक्शन लिंक्ड और रेवेन्यू लिंक्ड का जो इशू हो गया, वो भी दोनों भाइयों के चलते ही हुआ, लेकिन हुआ। तो सरकार मुफ्त में कुछ नहीं हो रहा था, सरकार को अच्छे पैसे मिल रहे थे। पहले काम केवल सरकार करती थी, ONGC करता था, क्योंकि माना गया कि भाई ये देश का संसाधन है, तो हम करेंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही उसका पैसा कमाएंगे, जनता को जो भी करना है वैसा हम बांटेंगे। और फिर जो है बाद में ये तय हुआ होगा कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल कर लें। उसमें धीरू भाई ने फिर एंट्री ली। केन भी उसी समय आया। केन जो बाहर का है, लेकिन नाम केन इंडिया है उसका। हाँ, तो केन पहले आया, केन एनर्जी था। केन एनर्जी, तो वो पहले आए। अच्छा, तो वो जब आए उस समय बिडिंग शुरू नहीं हुई थी पूरी, लेकिन वो बाड़मेर का जो ब्लॉक है वो नेल्क का नहीं है। अच्छा, राजस्थान के बाड़मेर में केन काम करता है, खुदाई जो है। तो केन आया, केन ने अपना रिस्क लिया, केन ने और कुएं खोदे। अच्छा, हर कुएं खोदने में आप मतलब डॉलर्स जाते हैं, डॉलर्स। तो आपने खोदा, आप तैयार थे वो रिस्क लेने के लिए कि हम लेंगे रिस्क। और ये तो एक काइंड ऑफ जैसे बोलते सत्ता बाजार जैसा है, लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो खत्म। वो तो आपको वो होना चाहिए कि आप ले सकते हैं। तो सरकार का पॉलिसी फैंटास्टिक था, क्योंकि आप ओपन अप कर दिए, सब कुछ आप खुद नहीं ले रहे हैं, और भी प्लेयर्स आए, मार्केट आए, जैसे टेलीकॉम सेक्टर खुल गया। और आज देखिए मोबाइल कितने सस्ते मिलते हैं। मार्केट में खुला, कंपटीशन आया, सब आए, तभी ना हुआ। तो सरकार ने इसे भी लिबरलाइज कर दिया। इसने भी किया। लेकिन इस सेक्टर में सरकार क्या करती है कि 2 कदम चलती है, फिर 4 कदम पीछे हो जाती है। तो वही प्रॉब्लम होता है। तो या तो आप पूरा छोड़ दें एंड अलाउ कि मार्केट अपना खुद इवॉल्व हो, या फिर आप उसको कंट्रोल ही रखें। वो आपको वो डिसीजन तो नेता लोग को लेना वो आसान नहीं होता है, क्योंकि माइट है, तेल में माइट है। ONGC, रिलायंस, केन एनर्जी छोड़ के चला गया अब, लेकिन बड़े तो यही है। तो ONGC पिछड़ गया ना इनसे भी, इसीलिए पिछड़ गया जो आप कह रही हैं कि बाबूशाही उसमें ज्यादा हावी हो गई। नहीं, अभी पिछड़ा नहीं है, टॉप में तो वही है, नंबर 1 वही है। इनफैक्ट नंबर 2 भी उसी की सब्सिडियरी है जो भारत के बाहर काम करती है। OVL, ONGC विदेश है। जी हाँ। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे ज्यादा वो कर सकता है, इससे कहीं ज्यादा वो कर सकता है, अगर उसको करने दिया जाए तो। वो उसको ब्रेक्स लगते रहते हैं हमेशा। तो मतलब ये है कि सरकार ONGC, सरकार का ही ONGC है,
और अगर सरकार किसी और को भी से काम करने देगी, जैसे रिलायंस को करने देती है किसी को भी, तो उससे सरकार अपने ढंग से पैसा वसूलती है। उसमें बहुत सारे पैसे कमाने के उसके तत्व हैं, जैसे टैक्स भी लेते हैं आप, उसमें हिस्सेदारी भी लेते हैं, बहुत तरह की इस तरह है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दुनिया भर में ऐसा ही है या हमारे ही है? नहीं, हर जगह हमारे यहाँ ज्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादा है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि कॉमर्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होगी वैसा डिसीजन लेने की कि आप कॉमर्स को पॉलिटिक्स से अलग रखें। वो मुश्किल है, अभी तो टाइम लगेगा। पर अगर कोई बंदा कर सकता था तो वो, मैं फिर बोलूंगी, जो मैंने किताब में भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी थे। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे याद है हम लोग उस इवेंट में भी थे जब पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक टारगेट दिया था कि इंपोर्ट को इतना गिराओ। अच्छा, जो हम खरीदते हैं उसे कम कर दो इतना। यस। और तुम यहाँ पैदा करो, यहाँ पे पैदा करो और दूसरे रिसोर्सेज भी ढूंढो। रिन्यूएबल आया, फिर वो सोलर आया, विंड आया, सब। तो पहली बार उन्होंने चैलेंज किया लोगों को कि करो। तो ये हम उनसे, तो ये बात हम उनसे ले नहीं सकते। उन्होंने किया, उन्होंने बोला। बेचारे अब कितना सक्सेसफुल हुए वो हम लोग फिर 2024 में दोनों मिलेंगे और बात करेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल हुए। बट उनको एक और क्रेडिट देना है कि गैस बेस्ड इकोनॉमी उन्होंने जैसे गुजरात की बदली, वैसे वो कंट्री का तो अभी नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया कि ये टारगेट मीट करो, तुम लोग यहाँ तक जाओ। जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। उसके रीजन अभी ऊपर में कोई इंस्ट्रक्शन दे दे, लेकिन अगर नीचे तक अगर उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो नहीं हो सकता। नहीं तो आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, 2-2.5 दशक आपको देखते हो गए, पॉलिसी मेकर्स को, इतने नेताओं को, सब कुछ, कंपनियों को। क्या हम एक कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, खासकर इससे संबंधित पॉलिसी बनाने में? नेता, सरकारें, मंत्री कंफ्यूज हैं, या फिर वो जानबूझकर एक कंफ्यूजन बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा ताकत है? नहीं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग नी जर्क रिएक्शंस लेते हैं, हम लोग डर जाते हैं। और जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ जो चेक्स एंड बैलेंसेस इतने हैं ना कि अब आप थोड़ा ट्रांसग्रेस हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोल का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बात कर रहे हैं और वो इमीडिएट है, मैं आपको वो एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें क्या हुआ, कोल ब्लॉक एलोकेशंस जो हुए थे, सब हुआ था, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, एक सरकार चली गई, कोयला घोटाला, ठीक है, एक पूरी सरकार चली गई। लेकिन जो आपने सजा किसको दी? उन अध्यक्ष लोगों को दी, उन सेक्रेटरीज को दी जो कि एक्चुअली डिसीजन नहीं ले सकते। वो तो फाइल मूव किए, वो तो वो किए, लेकिन चूंकि वो उस समय उस कुर्सी पे थे तो इसलिए बाय डिफॉल्ट उस प्रोसेस का हिस्सा बन गए, तो सजा। हाँ, तो आपको सजा मिल गई। तो इसीलिए अब क्या हुआ है कि चूंकि ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि the fear of 3 C's, कोर्ट, CBI, CAG, लोग अब डिसीजन नहीं लेना चाहते। और अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो जैसे मैंने बोला, ये हाई रिस्क, हाई नेटवर्थ सेक्टर है। तो अगर आप डिसीजन, वो भी आपको टाइम पे लेना है, तो अब आप बताइए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई भी ONGC चेयरमैन, मान लें आप ONGC चेयरमैन हैं और आपको पता है, आपका डेटा और ये सब दिखा रहा है कि 98/2 उनका, उसको मैंने बुक में भी मेंशन किया है, ये भी वहां पे गैस है, आप जानते हैं वहां पे है। आपने ड्रिल किया लेकिन नहीं निकला जितना आपको लग रहा था कि है, तो क्या आपको सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए ना। आप तो, ये तो एक प्रयोग है बेसिकली वैज्ञानिकों की तरह कि ठीक है भाई, लग रहा है तो हम उस तरफ पढ़े, नहीं हुआ नहीं। हाँ, लेकिन क्या पता कुछ साल बाद जब वो आपके आंकड़े निकले तो बोले इसमें तो इतना पैसा गया था तो उत्पादन क्यों नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए अब कोई, ये इस तरह की जवाबदेही होती है। हाँ। तो इसीलिए अब कोई, तो वो लोग बोलते हैं छोड़ो यार, तो कहना जो चल रहा चलने दो, फिर कोई नई जगह ना खोजो, ना उत्पादन घटाने बढ़ाने की तरह सोचो, जो चल रहा है उसी से बरकरार रखो और अपना कार्यकाल पूरा करके निकलो। हाँ, बस कुर्सी सही रहे, काम खत्म हो, निकल जाए। तब ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई,
जब इतनी लाल फीताशाही है? नहीं, ये तो बाद में हुई। अच्छा, शुरू में तो वो क्रांति थी। सब क्रांति थी, वर्थ था, टैलेंट था। टैलेंट अभी भी है, मैं फिर बोलूंगी, टैलेंट अभी भी है, टैलेंट की कमी नहीं है। ओएनजीसी का जो कार्डर है ऑफ एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा है, तभी तो उनको तुरंत प्राइवेट सेक्टर इतने सैलरी में उठा लेता है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर आपको क्यों उठाएगा। टैलेंट की कमी नहीं है, कमी आती है क्योंकि डिसीजन नहीं लिया जाता है। डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि आपको ये फियर, क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये बड़ा इसीलिए मैंने बोला नथिंग एक्साइट्स मी मोर देन ऑयल प्राइस, क्योंकि फिर सब कुछ आ जाता है कि भाई तेल का दाम इतना ज्यादा क्यों है। तो वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सब कहानियां हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी हैं, तो फिर यही वजह है। ये वजह है। अच्छा, जैसे और देश हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि भाई वहां हमसे बेहतर स्थिति है, क्योंकि वो लोग शायद अच्छे फैसले ले पा रहे हैं, वो तेजी से खोजते हैं, फिर तेजी से उस काम में लगते हैं, अपना तेजी से बेचते हैं। हम कितना पेट्रोल डीजल ये सब बना रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं? मतलब कितना परसेंट है जो हम खरीदते हैं? नहीं, बहुत हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है पेट्रोल डीजल, हमारी रिफाइनरीज जो बना रही है, हमारा पॉलिसी ऐसा है कि पहले हम डोमेस्टिक डिमांड मीट करते हैं। तो पेट्रोल डीजल हम बाहर से उतना नहीं खरीदते हैं। अच्छा, पर हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ठीक है। क्रूड ऑयल मेरा 80% जो रॉ मटेरियल है पेट्रोल डीजल बनाने के लिए वो हम खरीदते हैं। हाँ, अब मैं ऐसा चाहूंगा थोड़ा सा अब सिंपल कर। हाँ, क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं क्योंकि इसके कई पार्ट हैं। जब हम 80% क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ये बात तो हो गई। 20% हम यहाँ पर खोज कर अपना निकाल लेते हैं। बिल्कुल। इस क्रूड क्या बनता है, क्या मिलता है? इस क्रूड ऑयल को फिर हम रिफाइन करते हैं। ये एक अलग पार्ट। रिफाइन, हाँ, वो अलग कहानी है। फिर रिफाइन करके हम उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल ये सब बनाते हैं। केरोसिन भी सेम बनता है। हाँ, तो फिर वो उधर से निकला, तो ये सारी चीज फिर वहां से निकली और बनी। तो क्या होता है कि अब उस पे हम आते हैं, जो मुझे और आपको जब हम कहते हैं ना दाम इतना ज्यादा क्यों है, तो वो इसलिए है कि जो हम आज $111 $112 पर प्रति बैरल खरीद रहे हैं, वो खरीद के हम ला रहे हैं। हमारी IOC, HPCL, BPCL, रिलायंस, SR का जो रिफाइनरी अब रोसनेफ्ट ले लिया, ये खरीदते हैं। हम लोग तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं, उसको हम खरीदते हैं बैरल के हिसाब से। हाँ, बैरल वो होते हैं मैम लकड़ी के बड़े बड़े, वो मोटे वाले, वो जो हम देखते थे। पता नहीं किसने तय किया कि बैरल में बेचा जाएगा, अब वो चल रहा है बैरल, वही चल रहा है। तो अब वो खरीद के हम अपने यहाँ लाए। उसके बाद दाम ऊपर नीचे, उसमें भी हम घाटा नुकसान करते हैं। जरूरी नहीं है कि आज हम 111 पे खरीदे हैं तो बाय द टाइम हम उसको प्रोसेस करेंगे वो 111 पे ही रहेगा। हो सकता है उस समय तक 90 पे आ जाए दाम, लेकिन हमने तो उतने पे खरीदा है। रिटेल एंड में प्राइस जब हम बेचने जाएंगे, कैलकुलेशन होगा, वो तो 90 तक पे आ जाएगा, तो वहां नुकसान हो गया। लेकिन अगर उस समय रिटेल एंड में हमने 111 पे खरीदा और एक महीना जो मुझे लगा प्रोसेस करके रिफाइन करके बाहर मार्केट देने में, निकालते 111 से अगर 140 पे चला गया तो मुझे तो मौज आ गई। तो फिर वो भी है। तो रिफाइन, ये पूरा वैल्यू चेन है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना उत्पादन करें जितना हो सके, ताकि ये जो हम डॉलर अपना फॉरेक्स कर रहे हैं वो हम बचा सकें। मतलब जितना हमारी सरकार के खजाने में डॉलर हैं, हम उन्हें कम से कम खर्च करें, और सबसे ज्यादा खर्चा हमारा क्रूड ऑयल की खरीद पर हो रहा है। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा हम बचाएंगे उतना कहीं और खर्च कर पाएंगे। और हम 80% आपने कहा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा किस देश से लेते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। तो एक समय हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स हुआ करते थे ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक। आज जानते हैं टॉप 5 में अमेरिका है। वाह, जो आपने पहले नाम बताए ना वो तो ऐसे दिमाग में तुरंत आते हैं। हाँ, यही देश होंगे, यही तो निकलता है। अभी नंबर 1 US चल रहा है। अमेरिका हो गया।
और ये सबसे बड़ा खरीदार था किसी समय। किसी समय। अब देखो उसने क्या किया, उसका शेल ऑयल, उसका जो गल्फ ऑफ मेक्सिको का तेल है वो तो उसके देश में जाता है पूरा। अच्छा। लेकिन अब ये शेल ऑयल जो उसने उत्पादन किया फ्रैकिंग करके सब करके, तो देखिए आज तो कहानी बदलने में देर नहीं लगती है। खरीदार से वो कैसे दुकानदार हो गया, ये कहानी। तो हम क्यों नहीं हो सकते, जबकि हम राजस्थान में तेल निकाल सकते हैं, सब जगह निकाल रहे हैं हम, समंदर के नीचे से, रेगिस्तान सब में, जगह। नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह तो निकल रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं उसको पुश दे सकते हैं? अच्छा, पहले लोग कहते थे कि नहीं है तेल, विदेशी लोग भी कहते थे, मैंने सुना एक्सपर्ट्स कहते थे कि नहीं भारत उस तरह का तो नहीं है, वहां निकलेगा, पर ओएनजीसी ने कारनामा करके दिखाया। बिल्कुल से, तो ऐसा नहीं है, हर जगह है, इट डिपेंड्स कि कितना है। हमारे यहाँ है उतना ज्यादा नहीं होगा, पर जितना है उतना तो निकालो। वही तो पॉइंट आ रही है ना फिर कि जितना है उतना भी तो हम नहीं निकाल रहे, हम लोग एक्सप्लोरेशन को अटेंशन नहीं दे। वही मैं इस किताब से भी यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये आपका नींव है, अगर ये अच्छा हो गया तो फिर बाकी सब तो बाकी सब आप सेटल कर लेंगे। सेटल कर लेंगे। लेकिन आप इस पे जो मेन है, जो रूट है, उसी को आप नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, वो मूल समस्या का हल नहीं कर रहे आप एक सिस्टम नहीं बना पाए अब तक। बिल्कुल। और अगर बनाते हैं तो उसको फिर लंबे समय चलने नहीं देते, जो हैं चलाने वाले वो डरे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम मिक्स्ड सा एक अजीब सा प्रयोग कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल। कि और अच्छा, आपने बताया जटिल भी इतना है कि भाई पहले तो उसे खोजने के लिए निकलो, है नहीं है पता नहीं, फिर जो है उसको खोजने में जो पैसा लगता है, लोग लगते हैं, तो कब तक होगा पता नहीं। फिर वो आप निकाल भी लो तो सीधा कुछ होता नहीं, वो रिफाइनरी में जाएगा। बिल्कुल। फिर वहां रिफाइन हो, अच्छा फिर जब माल बन के आ गया तो उसका मार्केट जो है, फिर उसमें दाम तय करने, फिर उसके लिए टेरिटरी ढूंढनी, कौन खरीदेगा, यहाँ बेचे, फिर बाहर निकल के बेचे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे उसमें इतने। ये तो लग रहा है सबसे ज्यादा दुनिया का मुश्किल मार्केट यही है। तो फिर ये देखिए, इसको बोलते हैं ना फुल सर्कल है, तो फुल सर्कल तो आपको फिर तो शुरू से किसी एक मेन पॉइंट से शुरू करके लाना होगा। तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम लोग ये एक पॉइंट को अभी भी टच नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सोच समझ के दी जाती होगी, सबसे काबिल आदमी को देते हैं या ऐसे आदमी को देते हैं कि इसको ऐसा भेजो ज्यादा क्रांति ना करे? अब आप एक पत्रकार से बात करना चाह रही है, ऑथर से? चलिए मैं दोनों का रोल ले लेती हूँ। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, मेरी समझ से रहा है कि उन्हीं को दिया गया है जो कि ज्यादा क्रांति नहीं करें, योग्य हों क्रांति ना करने में। हाँ, लेकिन उसमें भी एक क्रेडिट मैं दूंगी मणिशंकर अय्यर को, उन राम नायक को भी हम लोग को मेंशन करना जरूरी। पत्रकारों की प्रिय मणिशंकर अय्यर, राम नायक, जिनका पतन मुझे बहुत आज भी चंबित करता है, गोविंदा से हार गए थे वो। तो मणिशंकर अय्यर ने एक चीज किया। अब देखिए, एक और पॉइंट हमारे देश में है कि हमारा एक कॉमन एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं है। कोयला कोई और देखता है, माइनिंग कोई और देखता है, ऑयल एंड गैस कोई और देखता है, रिन्यूएबल कोई और देखता है। अब बाकी जगह देखिएगा तो देयर इज वन एनर्जी मिनिस्टर। इनफैक्ट आपकी बात से मुझे याद आया कि केडी मालवीय साहब जिस मिनिस्ट्री में मंत्री थे उसका नाम भी कुछ और ही था, आज तो मिनिस्ट्री नहीं है शायद। नहीं, नहीं है। तो पॉइंट ये है कि हमें एक होना चाहिए ना, जो कि बिकॉज ये सारे कनेक्टेड हैं। अब जैसे एक और मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, कोल गैसिफिकेशन, कोल बेड मिथेन, हम लोग बात कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज हैं। अब इसमें पेट्रोलियम और कोयला मंत्रालय लड़ते रहते हैं कि कौन देखेगा। ये फाइल्स जो हैं यही धक्के खाती रहती होंगी। हाँ, यही धक्के खाते रहे, मैं देखूंगा कि मैं देखूंगा, नहीं मेरा टर्फ है, नहीं मेरा टर्फ है, नहीं मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे। अरे ऐसा क्यों? अच्छा, आपका तो लंबा पत्रकारिता करियर रहा, आपको ऐसे तो बहुत कहानियां मिलती होंगी फिर कि ये दो मंत्री हैं, इन दोनों मंत्रालयों के, इनके बीच में खूब लड़ाई चल रही है और प्रधानमंत्री को बीच बचाव करना पड़ रहा होगा। हमने लिखा भी, ये वही समय, एक समय ले जाऊंगी जब डिसइन्वेस्टमेंट में अरुण शौरी थे और कॉर्पोरेट अफेयर्स में अरुण जेटली थे, और हम लोग लिखते थे वॉर ऑफ अरुण्स बिकॉज वो बेचना चाहते थे, ये पॉलिसी लाते थे।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था, बट दैट वाज अ डिफरेंट वॉर। यहाँ पे दूसरे तरह का हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे फिर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है आपके कंट्री के उस पे विकास प्रोडक्शन, पर। हाँ प्रोडक्शन, हाँ, उत्पादन रुक रहा है। हाँ, हम्म। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं तो सुन रहा था पिछले दिनों, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय पाने के लिए बड़ी होड़ होती है। होती है ना, क्योंकि पेट्रोल पंप भी मिलता है, गैस सिलेंडर्स भी होते हैं, तो फिर क्यों नहीं जनता होगा? में अच्छा प्रभाव जा सकता है पेट्रोलियम बिल्कुल, मंत्री अगर हो बिल्कुल। गए आप। तो जैसे रेल मंत्री की होती थी पहले, रेल चला नहीं तो पिछला इलेक्शन तो उज्ज्वला पे ही जीता गया है इलेक्शन। ये मंत्रालय आपको इलेक्शन जीताता है, इसलिए मैंने बोला कि अभी जिस तरह से जा रहा है रिटेल प्राइस, हम लोग फिर दोनों मिलेंगे 2024 में और बात करेंगे कि किस तरह नया हो रहा है इस तरफ का भी कुछ है। क्या चीज में नहीं, मतलब कुछ इस तरफ हम नई तरह से बढ़ रहे हैं, नई अप्रोच से बढ़ रहे हैं सरकार में, नहीं ना? कोई नहीं। इट्स समथिंग लाइक वो सेइंग है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बस यही चलता है। वो भी बैरल में रखी जाती है। हाँ, वो भी बैरल में ही होती है अच्छा, अपने काम की बात करता हूँ। हाँ, ये खोदना वोदना तो बड़े लोगों का काम हो गया, बड़ी कंपनियों का काम हो गया। रिफाइनरीज, मतलब मैं तो ऐसे कल्पना भी करता हूँ तो मुझे वो बड़ी बड़ी कुछ मशीनें और ये सब ऐसे समझ में आता है, और बहुत मुश्किल काम है। बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं इस पढ़ाई को भी, और ये सब है। फिर आगे चल के वो मार्केट में आता है। मैं तो एंड यूजर हूँ, अपनी बाइक अपनी कार में डलवाता हूँ पेट्रोल बिल्कुल और डीजल, बिल्कुल। और वो 80-80 पैसे में रोज बढ़ा रहे हैं। ये पहले तो रोज बढ़ता नहीं था, ऊपर 10-20 पैसे इधर उधर होता तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या बड़ी चीज हो गई है। मुझे तो आप ये बताइए कि ये रोज क्यों हो रहा है? देखिए, पहले भी बढ़ता था, आपको पता नहीं चलता था, क्योंकि आपका पेट्रोल दाम आप नहीं देते थे, आपके टैक्सेस बढ़ते थे। आपका इनकम टैक्स स्लैब और ये सब था, तो आप उधर से देते थे, आप इधर से नहीं देते थे। इस जेब से नहीं देता था, हाँ, उस जेब से देता उस जेब से देते थे। अब डीरेगुलेशन एक अच्छा है, क्योंकि आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी मार्केट में लाइएगा, और फिर डीरेगुलेट हमारे अगेन हमारे देश की बहुत खूबसूरती है, पॉलिटिकल मैंडेट की खूबसूरती है कि हम कहने के लिए तो बोल दिया कि मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा भाई साहब तो 7 दिन दाम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उतने दिन तो वोट डालने हैं लोगों को। अच्छा, कैसे होता है? फोन करके बोल देते हैं ये लोग कंपनियों को कि भाई तुम मत करना? एकदम से। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आपको कोई फोन आया था, कहा गया था, तो वो दोनों ही डिनाई कर देंगे कि नहीं फाइल नहीं, पे थोड़े जाता है, तो फोन पे जाता है। बस हेलो हेलो हो जाता है। ये रेगुलेशन से आपका ये मतलब है कि एक समय था जब सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तय करती थी, बिल्कुल। और अब एक समय ऐसा है जब सरकारें दाम तय नहीं करती प्रत्यक्ष तौर पर, बल्कि कंपनियां करती हैं। कौन सी कंपनियां हैं ये? सरकार की कंपनियां हैं जो सरकार की हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से तय करती हैं। जो शब्द है मार्केट, वो कहती हैं कि मार्केट के हिसाब से तय हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल, फिर वो आपको बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे कि रुपी डॉलर का वो देखते हैं हम, क्रैक वो टर्म यूज करेंगे। क्रैक हो गया कि भाई डीजल का आपका जो स्पेसिफिकेशन है क्या है, पेट्रोल का, तो उसका बेंचमार्क लेके हम डिसाइड करते हैं। हम 15 दिन का एवरेज लेके वो पूरा आपको अच्छी कहानी बता देंगे, आप भी कन्विंस होके आ जाएंगे कि हाँ ये लोग देखो इतने वो कर रहे। पर पॉइंट एक सिंपल है कि अगर आप मार्केट को डिरेगुलेट कर रहे हैं, तो आपको कंट्री को इतना मेच्योर करना है कि 3 पेट्रोल पंप अगर हैं, रिलायंस का है मान लीजिए, शेल का है, आईओसी का है, एस्सार का है, हाँ, सबका प्राइस अलग होना चाहिए, और हम और आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किससे खरीदना है। फोन कंपनियों की तरह हो फिर। बिल्कुल। तो दैट इज डीरेगुलेटेड मार्केट, वो है ओपन मार्केट। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है ना, क्योंकि सबके प्राइस तो सेम है। अब एक शेल या रिलायंस आईओसी या बीपीसीएल से ज्यादा दाम पे, ऑल्दो दाम ज्यादा है, लेकिन बेचेगा नहीं ना, क्योंकि उसके पास फिर ग्राहक नहीं आएंगे। एक समय ऐसा आया था ना कि प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने दुकान बंद कर दिए थे और सिर्फ पीएसयूज चला रहे थे। तो पॉइंट ये है कि या तो आप छोड़ दें और आप बोलें कि आप ही करो, या तो आप पूरा कंट्रोल्ड रखें और आप ही डिसाइड करें। ये जो इतनी सारी दुकानों के नाम आपने बताया, किसका पेट्रोल पंप उसका पेट्रोल पंप,
इनमें पेट्रोल पंप के गुणवत्ता में भी फर्क होता है क्या, या एक जैसे होते हैं, दाम तो एक जैसे हैं? होता है उस वही तो चैलेंज है फिर रिटेलिंग बिजनेस का। वो एक पूरी अलग कहानी है। रिटेल जो मार्केटिंग होता है उसकी एक अलग कहानी है और खूबसूरत कहानी है। और आजकल जो पेट्रोल पंप्स हैं वो उनके पूरी परिभाषा बदल गई है। अब वो स्टोर भी है, पेट्रोल पंप भी है, सब कुछ है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। लेकिन होता है, अब पेट्रोल और डीजल तो एक ही तरह का रहेगा जहां से भी आप लेंगे। लेकिन आपको जो, अब आप जा रहे हो, मान लो आप लॉन्ग ड्राइव पे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आप ऐसा पेट्रोल पंप शायद ढूंढें जहाँ पे कि अच्छा रेस्ट रूम भी हो, कुछ खाने को भी मिल जाए, कुछ वो भी हो जाए, आपका सारा एक ही जगह निपट लिया, पेट्रोल भी भरा लिया और निकल गए। तो आप वो फैसिलिटी भी अब ढूंढते हैं। तो यहीं पे वो चेंज आता है, यहीं पे उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग काम करती है। लेकिन ये सब तभी होगा अगर आप मार्केट को खुलने देंगे। आप मार्केट को अगर खुलने ही नहीं देंगे, मैच्योर नहीं होने देंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये मैं सुनता हूँ, आप डीरेगुलेशन की बात कह रही थी, और हाँ ये तो है ही कि बड़े बड़े टर्म्स देकर लोगों की तरफ फेंक कर बहुत सारे लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये जो डीरेगुलेशन है कौन लाया था, किस सरकार, किस प्रधानमंत्री के काल में इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में कि तय करेंगे मार्केट के हिसाब से? डीरेगुलेशन इम्प्लीमेंट तो राम नायक जी के समय हुआ था, यानी कि अटल सरकार, अटल जी के समय में। और तो पॉलिसी वर्क तो हो ही रहा था, लेकिन पूरा खुल के कि अब ये कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कंट्रोल था। फिर मणिशंकर अय्यर जी के समय वापस वो, क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गया था क्रूड ऑयल का, तो वो वापस चले गए थे और कैबिनेट डिसीजन लेने लगी थी फिर दाम पे। उसके बाद 14 और 17 में फिर पूरा मार्केट खोला गया कि कंपनीज को बोला गया पेट्रोल का पहले फिर डीजल का। उसके बाद फिर हुआ कि आप डेली रिविजन करिए, रोज सुबह इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से कीजिए। तो पॉइंट ये है कि हमको और आपको अगर मालूम है कि ये हो रहा है तो हम लोग तैयार रहते हैं। हम अपना बजट उस हिसाब से बनाते हैं। महीने का पता है कि अच्छा महीने में मुझे इतना किलोमीटर चलना होता है, मेरा पेट्रोल इतना जाता है, तो हम इस तरह से मैनेज करेंगे। हम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में उसी में बदलाव होता रहे। दूसरा है कि डीजल का इफेक्ट पड़ता है आपके वेजिटेबल, फ्रूट सबके प्राइस, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो मैंने बोला, मतलब वो जो ट्रक हैं जो हमारे मार्केट तक सब्जियां और फल लेकर और माल लेकर दूसरी तरह के पहुंचते हैं, वो फार्मर्स यूज करते हैं। वाटर पंप, ट्रैक्टरों में डल रहा है, वो जनरेटर्स, ये सब के लिए तो यूज तो हो ही रहा है ना। तो सब महंगा हो जाता है, होते के साथ महंगा हो जाता है। तो फिर एकदम इंटरलिंक्ड है। इसीलिए शुरू से शुरू करना है तो उत्पादन कीजिए, प्रोसेस कीजिए, मार्केट में लाइए, मार्केट को मैच्योर होने दीजिए। ये नहीं कि आज आप कुछ बोल रहे हैं फिर कल आप वापस दूसरे चीज पे चले गए। हम वही करते रह रहे हैं। ये दुनिया में तय कैसे होते हैं दाम? मतलब दुनिया का मतलब यदि मैं यूएस चला जाऊं, यूके चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं और पेट्रोल भरवाऊं, वहां तो गैस कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, तो वहां के दाम कैसे तय होते हैं? ऐसे ही होते हैं कि सुबह सुबह बदल गए? हाँ, उनका रेगुलर उस पे बदलता है। और वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि 2 पेट्रोल पंप, जैसे आप अभी इस पेट्रोल पंप पे लिए एक पर्टिकुलर रेट पे, और 2 कदम आगे दूसरे पेट्रोल पंप पे देखेंगे तो दूसरे रेट पे मिल रहा होगा। वो जो आप यहाँ कह रही हैं, यहाँ नहीं होता, वो यहाँ नहीं होता है। तो वो अपना वही कंपटीशन आ गया ना कि आप करो, मार्केट खुलेगा तो फिर उससे सबको, कंज्यूमर को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हमारे यहाँ प्राइसिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितना कॉस्ट खुद प्रोडक्ट का नहीं है, उससे ज्यादा टैक्स है। 100% से ज्यादा तो कई जगह टैक्सेस है, टैक्स कॉम्पोनेंट है। तो जो एक्चुअली 30 रुपए लीटर का निकल रहा है रिफाइनरी से, बाय द टाइम आपको मिल रहा है वो 90 और 100 रुपए में है। ये टैक्स है, ये 70 रुपए 80 रुपए टैक्स है जी। टैक्सेस लगते हैं ना, उसमें आपका हो गया एक्साइज हो गया, वैट हो गया, डीलर मार्जिन हो गया, मार्केटिंग मार्जिन हो गया, सारे कंपोनेंट्स लगते जाते हैं। फिर सेस, आपने सेस भी डाला हुआ है। तो दुनिया की चंद ऐसी चीजों में है जो है 30 रुपए की,
जो खुद 30 रुपए की है, लेकिन टैक्स लगने के बाद ये 110 रुपए 100 रुपए पे बिक रही है। बिल्कुल, टैक्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो डिमांड बार बार होता है ना कि टैक्स घटाइए, टैक्स घटाइए। लेकिन और राज्य सरकार कह रहे हैं कि बस ये एक चीज है जिसको आप जीएसटी में मत रखो। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि इजी मनी वाली बात जो आपने पहले कही। हाँ, आराम से घर बैठे पैसा मिल रहा है तो हम क्यों जाने दें। और फिर अभी जो इकोनॉमी की हालत है तो क्या हम करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो कभी कम हो पाएंगे रेट? अच्छा ये बताइए, कभी कम होंगे? मतलब ये तो ठीक है कि 2 रुपए कम हो गए फिर वो 4 रुपए चढ़ जाता है, लेकिन कभी वाकई इतने कम कि हम वाकई कहेंगे हाँ कम हुआ है? अनलाइकली नहीं होगा ना। और ये कौन सा घाटा है जिसकी ये रोते रहते हैं सबकी, हम इसलिए कम नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, वो क्रूड तो कम हुआ है, हम इसलिए कम नहीं कर रहे। वो घाटा जो हुआ था ना हमारा, हम उसे पूरा करेंगे। अब ये कौन सा घाटा कब हुआ है जिसका जो दोष है ये सब हम लोग भर रहे हैं? हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक समय था जब आपने बोला कि इतना नहीं बढ़ता था और वो एक बार कैबिनेट डिसीजन लेती थी तो 2 रुपए या, तो उस समय क्या होता था कि ऑयल कंपनीज खुद एब्जॉर्व करती थी वो लॉस, वो डेल्टा जो रहता था, और उसको फिर भारत फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वित्त मंत्रालय उसको रीइंबर्स करती थी ऑयल कंपनीज को। कोई ऑयल बॉन्ड निकला या कुछ निकला उस तरह से उनको दिया जाता था, वो एक तरीका था। फिर हमने उसको डीरेगुलेट कर दिया, फिर जैसे मैंने बोला इलेक्शन टाइम में आपने 10 दिन 20 दिन रोक दिया, फ्लैट रेट, ऊपर मार्केट में रेट दूसरा जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आपने इन लोग को तो ये कम दाम में बेचे। फिर जब आप इनको अलाउ कर रहे हो बढ़ाने के लिए तो वो जो डेल्टा आया 10 दिन का 20 दिन का वो उसको भी कवर करना चाहेंगे ना, तो इसीलिए आप देखोगे कि वो ऊपर नीचे अपने हिसाब से 80 पैसे 90 पैसे 1 रुपए तो नहीं किया अभी तक, 80 पैसे 90 पैसे ऐसे तक। तो पहले तो वो उस डेल्टा को मीट करेंगे, डेल्टा को मीट करने के बाद उसको जब पार पे ले आएंगे तो फिर आपको कम बढ़त दिखेगी। कम बढ़त दिखेगी, और कब दिखेगी पता नहीं, क्योंकि घाटे का कुआं जो है तेल के कुएं से भी मेरा ख्याल है गहरा है। हाँ। एक सेक्टर है हमारे देश में, देश का दुनिया में, एविएशन का, उसमें ही कहते हैं कि ज्यादातर लोग जाते हैं और हाथ जला लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उसका एक आकर्षण है। बिल्कुल। तो नए नए प्लेयर जाते हैं उसमें, उन्हें बहुत भारी पड़ता है वो फ्यूल जिस उनके जहाज उड़ते हैं। तो मैं उस पर नहीं पूछ रहा हूँ फ्यूल पर, मैं तो इस पर पूछ रहा हूँ ये भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सेक्टर है क्या जिसमें आना तो चाहते हैं लोग लेकिन उन्हें मालूम है कि इसमें हाथ जल जाएंगे? एटीएफ तो यही देते हैं, एटीएफ तो यही बना रहे हैं, तो फिर हाथ तो जलेगा ही। एटीएफ यही वाला फ्यूल बना के देते हैं, यही देते हैं आपको, वही आपका रिलायंस है, वही आपके सब है, यही दे रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैंने बोला ना कि इससे एक्साइटिंग सेक्टर, और अगर कोई पत्रकार ये सेक्टर कवर नहीं किया है तो फिर कुछ मिसिंग है, क्योंकि ना ही यहाँ पे अच्छा जैसे हमने बोला पॉलिटिक्स है, आम आदमी है, कॉर्पोरेट है, सब कुछ है इसमें। तो आप ओवरऑल एज अ जर्नलिस्ट भी इवॉल्व कर जाते हैं क्योंकि आपको सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए। मतलब आपको विदेश नीति भी पता चलती है क्योंकि उसमें खरीद और फरोख्त चल रही है विदेश के साथ। बिल्कुल। आपको घरेलू नीतियां भी पता चलती हैं क्योंकि उसमें रसोई गैस से लेकर पेट्रोल से होते हुए माल ढुलाई तक सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा है। तो मतलब फिर क्या रह गया? सब कुछ तो है, सब कुछ है, तो फिर और कुछ नहीं बचा। जटिल है कि सरल है ये विषय समझना। तो मेरा जो अप्रोच रहा है उस हिसाब से हर सेक्टर की जगह ना आप किसी इकोनॉमिस्ट से भी मिले, आप पहले अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने जाए और क्लास में जाएं तो आपको बड़े बड़े शब्द दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे। फिर पॉइंट यह है कि आपको फिर पहले दिन लगेगा कि ये कहाँ आ गया, ये क्या है, पर अब एक बार अगर फिर आप उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगेंगे तो फिर इट्स काइंड ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन है। आपको फिर वो मजा आने लगता है समझने में, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना इतनी सारी लड़ी है, तो जिसको जिस एरिया में फिर ज्यादा इंटरेस्ट है वो उस एरिया में फिर ज्यादा फोकस करने लगता है। तो जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है वो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे देखने लगता है, जिसको पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है वो रिटेल प्राइसिंग पे देखने लगता है। तो बट कठिन या सरल वो आप पे निर्भर करता है, आप उसको किस तरह अप्रोच करना चाहते हैं। मेरा पॉलिसी सिंपल था कि मैं एज अ कंप्लीट कंज्यूमर इसको अप्रोच कर रही थी। मेरे लिए क्या है, मुझे ये जानना था कि मेरे लिए क्या है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने प्रीफेस में भी यही बात बोली है कि भाई मुकेश अंबानी और ओएनजीसी को क्या मतलब है कि तेल का दाम क्या है, उनका रोल क्या है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। तो पेट्रोलियम सिर्फ रिटेल प्राइस के लिए नहीं है, तो इसीलिए उसको अप्रोच करेंगे अगर आप अपने आंख से देखेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा समझने में कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट या उसके आंख से देखेंगे तो आप ढूंढते रह जाओगे, जैसे तेल ढूंढते रह जा रहे हैं हम लोग, गैस ढूंढते रह जा रहे हैं, आप अपने आप को ढूंढते रह जाओगे उस बवंडर में। तो बेस्ट इज कि अपने इंस्टिंक्ट से, अपने अप्रोच से जाइए तो हर चीज सरल है। तो तेल का ये खेल सरल है, साथ ही जटिल भी है, लेकिन ऋचा जी की किताब मैंने पढ़ी, सरल लगी और इतना कठिन विषय था। नाम अनफिल्ड बैरल्स है, इंडियाज ऑयल स्टोरी, और आपके लिए जानना जरूरी है, भले आप पत्रकार हों, छात्र हों और वो व्यक्ति हों जो पेट्रोल डीजल अपने वाहन में डलवाता है। जानना चाहिए। कुछ अध्याय हैं, अध्यायों में उन्होंने समझाया है कि किसका क्या रोल है, क्योंकि एक बड़ा नाटक है, बहुत सारे पात्र हैं और उनमें से एक पात्र चाहे अनचाहे आप भी हैं। बहुत अच्छा लगा ऋचा जी बात करके आज। थैंक यू, शुक्रिया। और आप लोगों ने पॉडकास्ट सुना, कैसा लगा प्लीज बताइएगा। पढ़ाकू पार्टी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर, और खत लिखना, जो कला विलुप्त होती जा रही है वो विलुप्त मत होने दीजिए, वो भी लिख सकते हैं आप radio@aajtak.com पर। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।